सामाजिक आर्थिक विकास के लिए। लेकिन विकासशील देश अब यथासंभव नियंत्रण लगाने की कोशिश करते हैं और सरकारी नीति के उपयोग करने लगे हैं संभव नियंत्रण। तो कहने का मेरा मतलब है कि ऐसे देश जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन पर्याप्त रूप से अपने देश में किए, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो डायमंड हो, या जो भी प्रकृति के द्वारा हमें संसाधन दिए, चाहे वो नेचुरल गैस हो, प्राकृतिक गैस हो, तो उनके उपयोग से ही जो है आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है, उसमें आप देखेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है प्राकृतिक संसाधनों की, और रोजगार के नए अवसर भी वहीं न कहीं आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आर्थिक विकास और परिवर्तन या चेंज जो है सभी देशों या अर्थव्यवस्थाओं में किसी नियम के रूप में समान प्रकट नहीं होते। मतलब कि जो आर्थिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, लोगों के पास रोजगार या प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और समाज में जो परिवर्तन आएगा वो जनरली हर देश में अलग प्रकार का होगा, क्योंकि वहाँ पे लोगों की क्षमता अलग है और उनका उपयोग संसाधनों का अलग किया जा रहा है, इसलिए वो अलग रहेगा, अलग अलग विकास की दर होगी। अब देखिए, फिर यहाँ कह रहे हैं कि विभिन्न क्षेत्रों और व्यावसायिक वर्गों में सामाजिक और राजनीतिक तनाव विद्यमान होने से विकास की प्रक्रिया बाधित होती है। मतलब ये है कि विश्व के अलग अलग देशों में जो बिजनेस कम्युनिटी है, बिजनेस व्यवसायिक वर्ग है, उसमें सोशल और पॉलिटिकल टेंशन्स जो है उसके कारण आपको विकास की प्रक्रिया कहीं ना कहीं बाधित होती दिखेगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में, दीर्घकाल में स्वीकृत एक्सेप्टेबल हैसियत, परंपरागत अधिकार और कर्तव्यों के आधार पर बने संबंध टकराव होता है। तो कहीं ना कहीं एक टेंशन होती है, एक जो है आप देखेंगे कि विकास की प्रक्रिया बाधित होती है, और इसीलिए आर्थिक विकास की प्रक्रिया में जो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सोशल टेंशन है, समाज में जो तनाव है विभिन्न वर्गों, विभिन्न समुदायों के बीच में, वेतन विसंगतियां आदि अनेक कारण जो है वो समाज में आर्थिक सामाजिक विकास में कहीं ना कहीं बाधक होती हैं, कि एक ही जगह पे 3 4 5 तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं काम को करने के लिए। जो हम बात कर रहे हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, जिसे हम संविदा की बात करें, तो संविदा पे काम सरकार के द्वारा दिया जाता है, या प्राइवेट सेक्टर में भी आप देखें कि स्किल या कौशल के आधार पे लोगों को जो है वो काम दिया जाता है, कि जिसकी स्किल ज़्यादा है, जिसको एक्सपीरियंस ज़्यादा, उसको ज़्यादा पैसा मिलता है। और इसमें मैं कोई गलत सही की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये जो आर्थिक विकास में अनेक प्रकार की समस्याएं इस यूनिट में बताया गया है, उनको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हम कह सकते हैं कि विकास के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, घटक हैं, जो हैं आर्थिक और गैर आर्थिक। आर्थिक में सबसे अगर आप देखें तो वो है प्राकृतिक संसाधन, और जो उन संसाधन से संबंधित विकास होते हैं उनके। और अगर ऐसे हम आर्थिक घटक के अलावा दूसरे बड़े गैर आर्थिक घटक के बारे में बात करें तो वो होगा सोशल और पॉलिटिकल। तो सामाजिक और राजनीतिक स्वरूप जो है, लोगों में अगर सामाजिक विकास नहीं है और राजनीतिक जागरूकता या विकास नहीं हुआ है, तो कहीं न कहीं वो विकास की मुख्य धारा को कहीं न कहीं बाधित करेगी। अब ऐसे कुछ अन्य घटक भी हैं, कंपोनेंट भी हैं, जो सामुदायिक सामंजस्य, शिक्षा, लोगों की शक्ति संपन्नता और अच्छा प्रशासन, गुड गवर्नेंस, ये भी ऐसे घटक हैं जो विकास की धारणा को, विकास की अवधारणा को प्रभावित करते हैं। अब इसमें सरकार के द्वारा जो काम किए जाते हैं वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। कानून व्यवस्था अगर नहीं बनी रहेगी, या राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं है, या वित्त पे नियंत्रण नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं विकास नहीं हो पाएगा, लोगों के पास अवसर नहीं हो पाएंगे उतने। और इसलिए हम बात कर रहे थे शुरू शुरू में कि विकास के लिए महत्वपूर्ण ये है कि लोगों के पास
ऑप्शंस या ऑल्टरनेटिव्स या विकल्प हो, अवसर हो, अनेक अनेक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में। तो अब अगर हम विकास को देखें तो विकास के लिए अच्छा प्रशासन यानी गुड गवर्नेंस बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार शासन प्रशासन किस तरह से लोगों के हितों के लिए, उनके सामाजिक कल्याण के लिए योजनाओं का निर्माण करती है, नीतियों का निर्माण करती है और कितने प्रभावी तरीके से उनका जो है क्रियान्वयन, कार्यान्वयन जो भी आप कहते हैं वो किया जाता है। और इसीलिए कहा जा सकता है कि विकासशील देश चाहे छोटे से छोटा देश हो, राज्य की क्षमता में वृद्धि होने से लोगों के जीवन में गुणवत्ता में महत्वपूर्ण अंतर लाया जा सकता है। तो मतलब ये कहने का है कि अगर गवर्नेंस अच्छा होगा, लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज होगी, लोगों में ह्यूमन डेवलपमेंट या उनकी कैपेसिटी विकसित की जाएगी, तो कहीं न कहीं उनके जीवन में गुणवत्ता जो है वो देखने को मिलेगी। अब अगर हम देखें इसमें विकासशील के बारे में बात किया जा रहा है कि विकासशील की क्या संकल्पना है, क्या परिभाषा है? तो इसमें आप देखेंगे कि पारंपरिक सिद्धांत, जो परंपरागत सिद्धांत रहे हैं, जैसे निर्धनता, गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य आदि की समस्याएं हल करने में सफल नहीं रहे हैं। और ये अनुभव जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कितने सालों से जो है, पिछले 50-60 सालों से ये हो गया कि अनेकों प्रकार की ये जो सामाजिक समस्याएं हैं, ये हमारे देश में और अन्य विकासशील देशों में जो है हमें देखने को मिलते हैं। और विकासशील सिद्धांतों के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, दो स्रोत जो देखने को मिलते हैं। एक है मार्क्सवाद में सैद्धांतिक चर्चा और दूसरा है लैटिन अमेरिका में विकास के अनुभवों के परिणामों से हुई है। तो बात यहाँ ये की जा रही है कि विकासशील या डेवलपमेंटल जो हम प्रिंसिपल्स की, कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं, उसमें दो चीजें, एक मार्क्सवाद की बात की जा रही है उनके सिद्धांतों के बारे में, और दूसरा लैटिन अमेरिका का जो अनुभव रहा है उसके बारे में बात की गई है। अब एक ये बुक है कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका। अब ये जो बुक है, पुस्तक है, इसमें एंड्रे गुंडर फ्रैंक ने व्याख्या की है कि विश्व पूंजीवादी प्रणाली में, जो वर्ल्ड में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सिस्टम है, उसमें डेवलपमेंट और डेवलपिंग, सॉरी, इसमें विकास और विकासशील दोनों आवश्यक परिणाम है, रिजल्ट है। और इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है, आंतरिक जो विरोध है, उनकी समकालीन अभिव्यक्ति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रही है। मतलब कहने का ये है कि ये जो बुक है कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका में एंड्रे गुंडर ने, फ्रैंक ने ये स्पष्ट रूप से व्याख्या की है कि पूंजीवादी प्रणाली, यह जो पूंजी लगा करके व्यवसाय किया जा रहा है विकास में, विकास के लिए, और विकासशील दोनों परिणाम आवश्यक हैं। और आंतरिक किसी भी राज्य, किसी भी पूंजीवादी सिस्टम में आप देखेंगे कि जो उसमें विरोधाभास है वो कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगा। और आर्थिक विकास और विकासशील संबंधात्मक और गुणात्मक है। तो संबंध भी है इसमें और इसमें गुणात्मकता भी देखने को मिलती है, और एक दूसरे के साथ संबंधों के कारण एक दूसरे से वास्तविक रूप में भिन्न भी हैं। तो आर्थिक विकास और विकासशील, ये इसमें ये बात कही जा रही है। और अपने तर्क से समर्थन में ये कहते हैं कि आर्थिक विकास और विकासशील एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो एंड्रे गुंडर फ्रैंक विकासशील को केवल विकास न होने के अर्थ से नहीं लेते। वो, उनका तर्क है कि विकास होने के लिए कोई विकासशील नहीं है, नहीं था। विकास और विकासशील एक ही ऐतिहासिक प्रक्रिया से संबंधित है। तो कुल मिला के यहाँ यह बात हो रही है कि विकास जहाँ हो चुका है या हो गया है, या जो विकास की प्रक्रिया में जुड़े, तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को वही बात करने, रखने का प्रयास किया गया है कि विकास और विकासशील ये दोनों कहीं न कहीं एक ही तरह से जुड़े हुए देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इस पे ज़्यादा उतना आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा एक कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है।
अब अगर हम दूसरे एक फेमस इकोनॉमिस्ट अगर हम गन्नार माइडल के विकास की अवधारणा को देखें, तो विकासशील से दूर जाने के रूप में परिभाषित करता है और विकासशील देश को उस श्रेणी में रखता है जहां कार्य और जीवन स्तर काफी निम्न है, उत्पादन, मनोवृत्तियों और व्यवहारिक स्वरूप अनुकूल नहीं है और राज्य स्तर से लेकर परिवार और आसपास पड़ोस के सामाजिक और आर्थिक संबंधों को नियंत्रित करने वाली संस्थाएं प्रतिकूल हैं। इन्हें विकास की इच्छा के दृष्टिकोण से अवांछित मानी और स्पष्ट होता होता है विशेषता है। तो कुल मिला के यहाँ ये कह रहे हैं कि गनर माइडल की जो फेमस इकोनॉमिस्ट इनकी जो एक विकास के बारे में बात रखी गई है कि विकासशील से दूर जाने के रूप में परिभाषित करता है। विकासशील देश को उस श्रेणी में रखता है जहां जीवन कार्य स्तर काफी निम्न है। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर ऐसे देश जो विकासशील है तो उसमें जीवन का स्तर काफी नीचे है, काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, काफी अवसर हैं, काफी चुनौतियां हैं। वहाँ वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन है, उपयोग है, वो काफी कम है। वो जो नेचुरल रूप से व्यवहारिक रूप से होना चाहिए और परिवार में, राज्य में, पड़ोस में, आसपास में जो सामाजिक आर्थिक जो संबंध है, वो संस्थाएं जो हैं वो प्रतिकूल हैं। तो कहीं न कहीं इस तरह से ये एक बताने की कोशिश की जा रही है कि विकास की अवधारणा विकासशील से किस तरह से अलग है। विकासशील या जब हम डेवलपिंग की बात करते हैं तो उसमें क्या-क्या तत्व या बातें हमको देखने को मिलती हैं। अब अगर हम देखें तो विकासशील की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो विकासशील प्रायः उन देशों या क्षेत्रों को कहा जाता है जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी यूरोपीय देशों के स्तरों से काफी कम है। तो यहाँ कंपैरिजन आ जा रहा है। यहाँ हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं कि जो आपकी वास्तविक आय का स्तर है, एक्चुअल जो इनकम हो रही है, वो ये जो उत्तरी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है या वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके स्तर से कम है तो आप जो है विकासशील देश की कैटेगरी में आएंगे। और विकासशील देशों में वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो आप देखेंगे कि डेवलपमेंट के परिणाम औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में व्यापक स्तर पर लागू नहीं किए जाते। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के जो रिजल्ट है, जो उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, वो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर में लागू नहीं किया जा रहा है। तो ये एक विशेषता बताई जा रही है कि विकासशील देशों की या विकासशील की क्या मुख्य विशेषताएं हैं। अब अगर हम फिर देखें तो विकासशील दुनिया में देश विभिन्नताओं के दो स्तरों के समूह बनाते हैं, पहला राष्ट्रीय और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया है विकास और विकासशील के मूल्यांकन के मानदंडों में परिवर्तन आया है। अब इनका मानव विकास जिसका हमने पहले भी चर्चा की थी उससे कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उनके संदर्भ को मूल्यांकित किया जा रहा है। तो कुल मिला के यहाँ सिर्फ इतना बताने की कोशिश की गई है कि विकासशील देशों में विकास का स्तर कम होता है विकसित देशों की तुलना में, चाहे वह जीवन का स्तर हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट हो, टेक्नोलॉजी का उपयोग हो या फिर बिजनेस की एक्टिविटीज या व्यावसायिक गतिविधियां हो। तो इस तरह से आपको अंतर देखने को मिलेगा। अब अगर हम देखें कि विकासशील और धन उपार्जन और वितरण के साथ इनका क्या संबंध है, मतलब आय या आमदनी और विकासशील देशों में अगर आप देखेंगे तो जो सामाजिक वितरण है, मतलब लोगों के पास जो प्रति व्यक्ति आय है वो कहीं न कहीं कम है। और विकासशील देशों में आप देखेंगे कि असमानता कहीं न कहीं देखने को मिलती है और दिन प्रतिदिन उसमें जो है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कहीं न कहीं विकास या डेवलप्ड कंट्रीज, इकोनॉमीज, अर्थव्यवस्थाएं
और जो विकासशील है उसमें कहीं न कहीं एक खाई, एक असमानता देखने को मिलती है। और इसी कारण जो है तीसरी दुनिया, थर्ड वर्ल्ड के बारे में भी एक कॉन्सेप्ट, अवधारणा जो है विकसित की जा रही है कि एक हो गया विकसित फर्स्ट वर्ल्ड, एक जो है विकासशील या अंडर डेवलप्ड के बारे में हम जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि जो असमानता है, प्रति व्यक्ति औसत आय, एवरेज इनकम जो पर पर्सन है, और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो वितरण जो है, आय का वितरण, मतलब अगर किसी भी राज्य में कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनकी आय ज़्यादा है, कुछ ऐसा सामाजिक वर्ग है जिनकी आय ज़्यादा है, कुछ की एवरेज है, तो कहीं न कहीं असमानता देखने को मिलती है। और इसका निष्कर्ष ये भी निकल के आ रहा है कि पूरा जो लैटिन अमेरिका है, उसमें 20% आबादी राष्ट्रीय आमदनी का 65% जो है आय प्राप्त करती है। तो कहने का मतलब ये है कि 80% जनसंख्या जो है वो कम विकसित है और 20% जो है वो ज़्यादा विकसित है। तो कहीं न कहीं एक असमानता के बारे में यहाँ बात की जा रही है। और भारत के संदर्भ में भी यही सच्चाई है कि भारत में कुछ ऐसे वर्ग हैं 10, 15, 20% जो बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से संपन्न हैं, और 80%, 70% ऐसे हैं जो कम आर्थिक रूप से संपन्न हैं। और चाहे हम राष्ट्रीय आय के बारे में बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोगों की प्रति व्यक्ति आय है, शहरी क्षेत्रों में जो लोगों की आय है, उसमें कहीं न कहीं एक असमानता जो है वो आपको जो है देखने को मिलेगा, और उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खाई जो शहर और गाँव में जो है आय में लोगों की इनकम में आई हो, ऐसा नहीं रहा है। अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये इस यूनिट में जो बताया जा रहा है वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहीं न कहीं ये जो है विकासशील देशों के बारे में एक बात की जा रही है। अब देखिए विकृत विकास के रूप में विकासशील, विकृत विकास मतलब ऐसा विकास जो विकृत है, जिसको हम नहीं चाह रहे हैं, और कहीं न कहीं ये कहीं न कहीं एक असमानता, और जो विलासी वस्तुओं की माँग में वृद्धि हो रही है। विलासी वस्तुओं का उत्पादन पूंजी, तकनीक आदि में उपयोग किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं जो लोग वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, हम अपने दैनिक जीवन में चाहे कुछ भी वस्तुओं का, सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं, जो विलासिता के लिए है, जो मूलभूत आवश्यकताओं से कहीं न कहीं ऊपर है, तो वो किस दिशा में विकास को लेके जा रहा है, उसके बारे में यहाँ पे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो निर्धनता की गतिशीलता और विकास प्रयासों पर इसका प्रभाव। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि निर्धनता न केवल भारत जैसे विकासशील देश में है, अपितु विभिन्न मात्रा और रूपों में विकासशील देशों में भी विद्यमान है। तो भारत कोई ऐसा नहीं है कि हम ही सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं, अनेक देशों में ये समस्याएं हैं। और कहीं न कहीं इसमें आप देखेंगे कि जब हम बात करते हैं निर्धनता के बारे में, तो 2 चीज़ें हैं। गरीबी के बारे में आप देखेंगे कि कैलोरी मापदंड, इससे हम मेज़र करते हैं मुख्यतः, और दूसरा ये कि यह जीवन की आवश्यकताओं को बुनियाद में ध्यान में नहीं रखता। तो हम जो कैलोरी वाली बात कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो कैलोरी के हिसाब से जो वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं हम, संसाधनों का, और यह जीवन की अन्य बुनियादी आवश्यकताओं को ध्यान नहीं रखता। और निर्धनता में न केवल ग्रहण की गई कैलोरी शामिल है, अपितु व्यापक अर्थ में लोगों के जीवन में गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली बुनियादी सेवाएं भी शामिल हैं। तो खाने के लिए जो हम खाने पीने के सामान यूज करते हैं, उसमें कितनी कैलोरी हमारे द्वारा ली जा रही है, कितना पोषक तत्व के साथ हम भोजन ले रहे हैं, वो कहीं न कहीं एक मूलभूत आवश्यकता को दिखाता है, और उससे हमें ये पता चलता है कि निर्धनता कितनी है। और अधिकतर लोगों के जीवन स्तर में ये गहन चिंता का विषय बना हुआ है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, जो समाजशास्त्रियों द्वारा है, उन्होंने निर्धनता को अनेक रूपों में, अनेक दृष्टिकोणों में देखा है। निर्धनता या जो हम गरीबी के बारे में बात करते हैं, उसमें हम जनरली ये कहते हैं कि लोगों के पास में कुछ जो भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है,
या फिर लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक आवश्यकताओं में कहीं न कहीं एक कमी है, लोग उस तरह से जो होना चाहिए सामाजिक रूप से या इस तरह के नहीं हैं। लेकिन वास्तव में भारत में निर्धनता को संपूर्ण अर्थों में ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि वित्तीय रूप से जो है हम ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं, करते हैं और आवश्यकताओं ह्यूमन मानव आवश्यकताओं को आप देखेंगे कि जो कैलोरी की आवश्यकता है, उसको खाद्य पदार्थों की टोकरी के रूप में अभिव्यक्त किया गया जाता है। तो खाने के एक थाली के बारे में अगर हम देखें कि थाली में हमें क्या-क्या जो एक न्यूनतम आमदनी या सबसे कम उपयोग करने वाला व्यक्ति है, जिसकी आय सबसे कम है, उसके थाली में खाने की क्या-क्या चीज़ें हैं, रोटी, दाल, नमक, जो भी चीज़ें लगती हैं, तो कहीं न कहीं वो हमें गरीबी रेखा की अवधारणा की ओर लेके जाता है कि कौन ऐसा है जो गरीबी रेखा के नीचे है। अब अगर हम प्रोपोर्शनल और कंप्लीट निर्धनता के बारे में बात करें, आनुपातिक रूप से और संपूर्ण रूप से कौन निर्धन है, तो आप देखेंगे कि धनी और निर्धन शब्द जो है ये तुलनात्मक है, कंपैरिजन करने के लिए, कंपेयर करने के लिए होता है कि भाई ये धनी है, इनके पास धन है, इनके पास संसाधन है, लेकिन ये एक गरीब है। तो परिभाषित करने के लिए दूसरी तरह से भी हमको देखना होगा और ऐसा ही तुलनात्मक विचार देश में व्यक्तियों और समूहों के बीच में भी किया जाता है कि इनके पास ज्यादा संसाधन है, ये संपन्न है, पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो गरीबी रेखा या जो हम गरीबी रेखा परिभाषित कर रहे हैं कि इनके पास ये संसाधन नहीं है। तो तुलना के ही माध्यम से यहाँ पे जो है निर्धनता को देखने का, समझने का प्रयास किया जा रहा है और संपूर्ण निर्धनता जीवन स्तर इतना अधिक भिन्न होने का द्योतक है, जो व्यक्ति के भौतिक, सामाजिक और मानसिक व्यक्तित्व के सामान्य विकास में असमर्थ है। तो कहीं न कहीं पूरी तरह से कोई निर्धन व्यक्ति है, उसका जीवन स्तर इतना खराब है कि वो शारीरिक, सामाजिक, मानसिक रूप से जो है बिल्कुल असमर्थ है जो है अपने आप को विकसित विकास की धारा से जोड़ने से, तो वो कहीं न कहीं से संपूर्ण रूप से जो है निर्धन है। और भारत में अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है और वहीं पे आप देखेंगे कि निर्धनता की श्रेणी में लोग आ रहे हैं। तो फैक्ट ये भी बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में 3/4 3/4 जो आबादी है, जो लोग रहते हैं, उसमें कुल निर्धन आबादी का 4/5 से अधिक ग्रामीण क्षेत्र में निर्धन है। तो ये जो एक अवधारणा यहाँ की जा रही है कि विकास, विकासशील, गरीबी और संसाधनों का उपयोग, इन तमाम चीज़ों के बारे में लेकर के विकास की अवधारणा को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं न कहीं मानव निर्मित संसाधनों के अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने और उनके प्रभावी उपयोग की वितरण करने की आवश्यकता है और कहीं न कहीं निर्धन वर्ग को उससे लाभ हो सके। तो इस तरह से ये बात की गई है और हमारा ये पहला पॉइंट जो है यहाँ मुझे लगता है कि ये खत्म हो रहा है। अब अगर हम देखें कि विकास के विकल्पों की क्या आवश्यकता है, तो यहाँ पे ये सिर्फ बताने की बात एक रखने की गई है कि विकास की मुख्य धारा में समय के अनुसार परिवर्तन हुआ है और भारत में आर्थिक से मानव केंद्रित विकास पर फोकस रहा है कि सिर्फ पैसे से न देखा जाए, ओवरऑल समग्र विकास पे बात की जाए और भौगोलिक आर्थिक कारक जो हैं, उसमें भी अनेक जो है व्यापक रूप से जो है क्षेत्र हैं जहाँ पे विभिन्नताएं मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पृष्ठभूमि भी जो है महत्वपूर्ण कारक के रूप में समाज में विकास के दर को प्रभावित करती है और इस तरह से विकास की अवधारणा जो है वो लेकर के बात कही गई है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि गांधीवादी दृष्टिकोण क्या है, क्योंकि परीक्षा में आ सकता है कि विकास की अवधारणा क्या है गांधीवादी दृष्टिकोण से। तो गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक बहुत ही चमत्कारी नेता थे। भारतीय अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था
और समाज के बारे में उनका अपना एक खुद का एक दृष्टिकोण था, उनकी एक अपनी विचारधारा थी। अब राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में उनके जो दृष्टिकोण थे, उसमें धार्मिक संसार को देखने का उनका जो फलस्वरूप बना था। कहने का मतलब ये कहा जा रहा है कि गांधी जी की जो अपनी विचारधाराएँ थी, जैसे हम बात कर रहे हैं कि आर्थिक व्यवहार के नैतिक पहलुओं पर उनके द्वारा किया गया असाधारण बल आर्थिक विषयों और अन्य लोगों की समझ से उन्हें भिन्न करता था। मतलब उनकी एक अपनी विचारधारा थी और उनका विश्वास था, गांधी जी का विश्वास था कि आर्थिक और नैतिक विचारों को अलग नहीं किया जा सकता है। गांधी जी ने सामान्यतः किसी आर्थिक योजना को लागू करने की अपेक्षा संघर्ष करने के लिए एक आर्थिक आदर्श की व्याख्या करने का प्रयास किया है। निश्चित ही यह कहा गया है कि उसका आर्थिक दर्शन कुछ हद तक ना तो अव्यवहारिक था ना असंभव। तो इस तरह से यहाँ पे गांधी जी के बारे में थोड़ा सा एक बात रखने की कोशिश की गई है कि जो समाज विशेष के यानी भारतीय ग्रामीण समाज के लिए लागू करने वाला दृष्टिकोण था। और गांधी जी की अगर हम आगे बात करें यहाँ पे, तो बात कर रहे हैं कि व्यक्ति, समाज और विकास। गांधी जी ने जीवन पर एक गांधी जी ने जीवन पर एक अभिन्न समग्रता के रूप में विचार किया है। वह मानव जीवन को कठोर भागों अर्थात सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि में विभाजित करने के लिए तैयार नहीं। तो उनका कहना था कि एक समग्र रूप से आप विचार करिए और इसीलिए उनका विचार था कि व्यक्ति के लक्ष्य और समाज के लक्ष्य में परस्पर मतभेद नहीं हो सकता। व्यक्ति अगर अपना विकास कर रहा है तो कहीं ना कहीं समाज का भी विकास हो रहा है और सबके कल्याण में विश्वास रखते थे गांधी जी। और इस प्रकार जो है व्यक्ति का लक्ष्य व्यक्तियों के समूह, चाहे वह समाज हो, राष्ट्र हो, परिवार हो, के लक्ष्य से भिन्न नहीं होगा। मतलब समाज किससे मिलके बना है? लोगों से मिलके बना है। तो लोगों का अगर विकास हो रहा है तो समाज का भी विकास हो रहा है। और मानव गांधी दृष्टिकोण का केंद्र मतलब ह्यूमैनिटी या मानवता या मानव का विकास जो है गांधी जी के विकास में प्रमुख जो है महत्वपूर्ण जो है बिंदु था और इस विकास उसी के चारों ओर घूमती थी। तो गांधी जी का आर्थिक स्वरूप और आर्थिक आदर्श व्यवस्था पर जोर था और उन्होंने इसीलिए कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने पर उन्होंने उस समय ज़्यादा फोकस किया और ग्रामीण उद्योग विशेषकर जो चरखा चलाने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की सिफारिश उन्होंने की थी। तो कहीं न कहीं ये बात की जा रही है कि विकास के लिए गांधी जी की जो अवधारणा रही है वो ये है कि समग्र रूप से व्यक्तियों के विकास को लेकर के हमको चलना होगा। समाज तभी जुड़ेगा और हमें अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे फोकस करना होगा कि गाँव के क्षेत्रों में क्या-क्या ऐसे काम किए जा सकते हैं जिनसे कि व्यक्ति की जो है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक रूप से विकास हो रहा है उसका और फिर वो समाज के विकास में कहीं न कहीं भूमिका जो है निभाता है। लेकिन गांधी जी का विचार यह नहीं था कि निर्धन को निर्धनता में संतोष करना चाहिए, अपितु उसे धनी बनना चाहिए था और उसको भी आगे जाने का प्रयास करना चाहिए। तो गांधी जी ने ग्राम विकास पर व्यक्ति की प्राथमिकताएं बदलने के व्यापक उपाय के अनुकूल बनाने के रूप में विचार किया है। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति के पास जो है असीमित आवश्यकताओं के लिए न केवल अपनी इच्छाओं से प्रेरित होता है अपितु प्रचलित सामाजिक रूप से जो है उसके अनेक जो है कारण भी होते हैं। तो गांधी जी का विकास कहीं न कहीं व्यक्ति पर आधारित था कि अगर व्यक्ति का विकास होता है सामाजिक रूप से, राजनैतिक रूप से, आर्थिक रूप से या समग्र रूप से, तब कहीं न कहीं जाकर के मानव का विकास होगा, समाज का विकास होगा और उसमें नैतिक मूल्य जो मॉरल एजुकेशन है, उसकी बहुत बड़ी उन्होंने जो है सिफारिश की थी कि नहीं भई नैतिक मूल्य अगर आपके पास है तो समाज में कहीं न कहीं जो है आपको समरसता देखने को मिलेगी, असमानता कम होगी और हम कहीं न कहीं विकसित हो सकेंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पे सारांश दिया गया है, तो अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ें और कुछ पुस्तकों का भी यहाँ पे चर्चा की गई है जिसको आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये
पहला यूनिट खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा यूनिट हमारा जो है समाज विकास की संकल्पना और गति